हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज में, जिसके अंतर्गत हम आपकी तैयारी को एकदम बेसिक से चला रहे थे। और इसमें आपका एक पॉलिटी वाला पार्ट और एक इकोनॉमी का पार्ट का ये लास्ट वीडियो होगा। और इस वीडियो के अंतर्गत मतलब हमारी ओर से लास्ट होगा और कुछ चीज़ें बाद में हम ऐड कर देंगे, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और महासीरीज के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो लास्ट होगा। और ये वीडियो इकोनॉमी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इकोनॉमी का सबसे बेसिक पार्ट, और इकोनॉमी का वह पार्ट जहाँ से चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, उनकी प्री एग्ज़ाम हो या मोस्टली उनकी मेंस एग्ज़ाम भी हो, वहाँ से क्वेश्चन टच जरूर होते हैं। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्री में से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर आपको समझना है और पूरी इकोनॉमी को बेसिक से थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसके लिए ये पार्ट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। मुद्रास्फीति और उससे जुड़ी हुई अवधारणा, यानी कि इन्फ्लेशन और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, उनको हम आज अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। आपने इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कई बार, लेकिन आज आप इन्फ्लेशन के उन पहलुओं को जानेंगे, इकोनॉमी की उन टर्मोलॉजियों को जानेंगे जिनके बारे में सवाल यूपीएससी या स्टेट पुलिस या से पूछते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये होती है कि इनकी वजह से आप दूसरे सवाल, जो दूसरे क्वेश्चंस भी होते हैं, उनको भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इसको एकदम बेसिक से बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि आप इकोनॉमी का सबसे बेसिक पार्ट है उसको जरूर समझें। तो ये टॉपिक है इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन और उससे जुड़ी हुई डेली अखबार में आता होगा, डेली करंट में आता होगा, डेली आप कहीं भी देखते होंगे, आपने सब जरूर सुना होगा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है हम भी जानेंगे, इससे जुड़ी हुई क्या क्या अवधारणा है वो भी जानेंगे। और इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है। जैसे कि हाल ही में आपने इन्फ्लेशन का मुद्दा देखा होगा, श्रीलंका में हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति हो गई थी, इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ गई। अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे तो पाकिस्तान में भी चल रहा है कि पाकिस्तान में 1 kg अगर हम बात करें आटे की कीमत लगभग 70 रुपया हो गई थी। तो ये सारी सिचुएशन है जो इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई है। तो इन्हीं को आज हम समझते हैं और सबसे पहले एक एक अर्थ को एक एक अर्थ समझना है, और इसका एप्लीकेशन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसमें बताएंगे कि कहाँ कहाँ एग्जाम्पल कर देना, वही सारी चीज़ें जो आपको अच्छे से देखनी है। बस धैर्य रखते जाइए और अच्छे से समझते जाइए, किसी प्रकार कोई डाउट हो जरूर पूछना। सबसे पहले हम समझने की आखिरकार इन्फ्लेशन चीज़ है क्या है। इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन का मतलब है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी। ये कीवर्ड है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी की एक सिचुएशन होती है जिसमें नॉर्मली डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों का मिसमैनेजमेंट की वजह से, ध्यान रखना, इन दोनों का मिसमैनेजमेंट की वजह से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और परिणाम स्वरूप मुद्रा की कीमतें कमजोर हो जाती है। उस स्थिति को बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। अब इसको एग्जांपल से समझो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 kg आलू की कीमत कितनी है? 10 रुपये। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से 1 kg आलू की कीमत हो गई 30 रुपये। तो वस्तु की कीमत, पहले वस्तु की कीमत कितनी थी? 10 रुपये। अब उसी वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 30 रुपये। यानी कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा इसकी वजह से मुद्रा, यानी कि हमारे रुपये की वैल्यू कमजोर होगी। पहले 10 रुपये की इतनी वैल्यू थी कि वो 1 kg आलू खरीद सकता था। आज के हिसाब से, इसके हिसाब से देखें, 10 रुपये की इतनी वैल्यू है कि वो 300 ग्राम आलू खरीद पाएगा। तो इन्फ्लेशन इकोनॉमी की वह सिचुएशन होती है जिसमें वस्तुओं की कीमतें तो बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय क्षमता कमजोर हो जाती है। तो देखो ये सिचुएशन कि जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ती है मुद्रा कमजोर हो जाती है। कि इस 10 रुपये की इतनी वैल्यू थी कि पहले ये 1 किलो पटाटो खरीद सकता था, आज इसकी इतनी वैल्यू हो गई है ये केवल 300 ग्राम पटाटो खरीद सकता है। इसके रिवर्स में देखो कि पटाटो की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि पहले 1 किलो के लिए उसको 10 रुपये में जाना था, आज उसको 1 किलो के लिए 30 रुपये में जाना पड़ता है। 1 किलो के लिए 30 रुपये। ये सिचुएशन इकोनॉमिक कहलाती है। इस सिचुएशन के कई कारण होते हैं, कई चीजें हम देखेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन वह सिचुएशन होती है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की, ध्यान रखना ये वस्तु नहीं, यहाँ सेवा भी लिख सकते हैं, ये तो सेवा भी हो सकती है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, मुद्रा की कीमतों में कमजोर हो जाती है। इस सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन।
ये आप समझ होंगे, बेसिक से समझना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल इकोनॉमी का। अब इस इन्फ्लेशन की भी कई सिचुएशंस होती है, कई चीज़ें होती है, कई कारण है, वो भी जानेंगे। पर बेसिक टर्म ये है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि और मुद्रा की वृद्धि। अर्थात मैं ये जानता हूँ, अगर कोई गुड्स है या कोई सर्विस है, इसकी यदि प्राइस बढ़ेगी, इसकी यदि प्राइस बढ़ी तो रुपीज़ की वैल्यू घट जाएगी। रुपीज़ है, मुद्रा है, उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो रुपीज इन मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी। यानी कि इन्फ्लेशन इसका उल्टा होती है किसका, रुपीज की वैल्यू का। इन्फ्लेशन क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि गुड्स और सर्विस की जो वैल्यू है वो अपोजिट है किसके, मुद्रा की वैल्यू के। ठीक है, ये सिचुएशन समझ गए आप कि क्या कहना चाह रहा है, कि यदि मुद्रा की वैल्यू, यदि वस्तु और सेवाओं की वैल्यू बढ़ती है तो मुद्रा की वैल्यू कमजोर हो जाती है। यही सिचुएशन इन्फ्लेशन कहलाती है। तो ये इन्फ्लेशन, अब इसके कई कारण हैं, कई चीजें हैं जो इकोनॉमी के आधार पर चलेंगे। इकोनॉमी का नियम है, वो कई चीजें हम देखेंगे इसमें, अभी आप समझते जाइए। अभी एक शब्द समझे होंगे इन्फ्लेशन आखिरकार क्या चीज है। इसके बाद आता है मुद्रा के, इस इन्फ्लेशन की कृपा इसकी दर के आधार पर कि कितना बढ़ी है कोई चीज, कितनी कितनी वैल्यूज बढ़ी है। पहले मान लें, जैसे एक तो पहले मान लें 10 रुपये के जी आ रही हो कोई वस्तु, तो जाकर के 12 रुपये के जी हुई है। या कोई वस्तु 10 रुपये की जाती होगी, कोई मान लो 10.5 के जी हुई है। या कोई वस्तु 10 रुपये के लिए जाती होगी, वो मान लो 20 रुपये के जी हुई है। तो कितनी परसेंटेज वृद्धि हुई है, उसके आधार पर इस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एक इन्फ्लेशन होती है जिसे बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। यानी कि यदि मुद्रास्फीति की दर, यदि मुद्रास्फीति की दर 1 से लेकर के 5% तक अगर उसमें इन्फ्लेशन बढ़ी है, जैसे अगर कोई वस्तु पहले मान लो 100 रुपये में आ रही और अब उसकी महंगाई होकर कितने हुए, 105 रुपये, तो कितने परसेंट बढ़ी, 5 रुपये। अगर इतना इन्फ्लेशन हुआ है तो उस इन्फ्लेशन को बोलते हैं हम क्या, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति। अब रेंगती हुई मुद्रास्फीति की अगर मैं बात करूं तो विकासशील, ध्यान रखना यही क्वेश्चन का जवाब है फिर, कि विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छी होती है। कोई भी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन हमेशा खराब नहीं होती। हर इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन की एक निश्चित मात्रा, निश्चित वृद्धि होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही बात कौन कहता है, फिलिप बकर। आप सुनो, फिलिप बकर अगर आपने पढ़ा है तो फिलिप बकर यही बात कहता है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, कि यदि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मान लें इन्फ्लेशन बढ़ रही है यानी कि वस्तु महंगी हो रही है। वस्तु महंगी हो रही है, इसका एक कारण हो सकता है कि वस्तु की डिमांड ज्यादा है। एक कारण ये कि वस्तु महंगी हो रही है, इसका अर्थ उसकी डिमांड ज्यादा है, तो उसका उत्पादन भी ज्यादा होगा। और जब उसका उत्पादन ज्यादा होगा तो आर्थिक क्रियाकलाप भी ज्यादा होंगे। और आर्थिक क्रियाकलाप जब उस वस्तु में ज्यादा होंगे तो लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा। अगर लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। और जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, फिर उस वस्तु की डिमांड बढ़ाएंगे, फिर उसके आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे, फिर रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी। तो इकोनॉमी में ग्रोथ देने के लिए, इकोनॉमी को विकास देने के लिए इन्फ्लेशन जरूरी है। इसलिए यूपीएससी ने मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा था, 2019 मेंस में यूपीएससी का पहला क्वेश्चन था कि क्या इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए हमेशा खराब होती है, क्या इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए खराब होती है, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2019 का पहला क्वेश्चन जीएसटी का था, इन्फ्लेशन। उस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपके पास ये फैक्ट है कि इन्फ्लेशन का वह प्रकार, अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, वो इकोनॉमी के लिए जरूरी है। अगर मान ले किसी इकोनॉमी में कोई वस्तु की कीमत ही नहीं बढ़ रही तो वहां उत्पादन कोई करेगा ही नहीं। इसलिए विकासशील देशों में कंपनियां ज्यादा आती है निवेश के लिए, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन होती है, वहां वस्तुओं की कीमतें होती है। इसी सिचुएशन को बोलते हैं। तो ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, ये इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया होती है, विकासशील इकोनॉमी है, कोई भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन होना जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगी तो मंदी की स्थिति होगी, और मंदी की स्थिति में कोई भी उत्पादन नहीं करेगा, और कोई उत्पादन नहीं करेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो मंदी की स्थिति होगी। तो इन्फ्लेशन का ये प्रकार इकोनॉमी के लिए ठीक है, समझ गए। दूसरा है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, यानी कि
ट्रॉटिंग का मतलब मुद्रास्फीति की दर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गई, 5 से 10% बढ़ गई। अब ध्यान रखना, 5 से 10% बढ़ जाना ये इस बात का संकेत है कि अब ये कंट्रोल से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन है तो इस दौरान उचित नियंत्रण हमें करना होगा। उचित नियंत्रण देखो, अब देखो इसमें यह है कि जो 5 से 10% ये इन्फ्लेशन नॉर्मली क्या कहलाती है, ट्रॉटिंग है तीव्र इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमी की वो है इंडिकेट होता है जब हमें हमारी नीतियों को, जब सरकार को, जो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति को समझना चाहिए कि अगर इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा तो हमें कंट्रोल करना हमारे बस से बाहर जाएगा। इसलिए इसको इन्फ्लेशन, ये सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की, ठीक है, लेकिन इसको कंट्रोल करना, इसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी, अगर मान लें आलू की कीमत यदि 10 रुपये से बढ़कर अगर 15 रुपये होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही आलू की कीमत 10 रुपये से बढ़ गई अगर 70 रुपये होती है तो बेकार चीज़ है। तो ये जो 10 से 15 तक हो रही चलिए तो मान लें ट्रॉटिंग, चलो ठीक है, झेल लेंगे, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन अगर बढ़ी तो वह इकोनॉमी के लिए खराब होती है, और उसी इन्फ्लेशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए, जिसको सरकार किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल नहीं कर पाई। कैसे? अगर मान लें, जैसे मान लें अभी आपने श्रीलंका में देखा होगा उदाहरण, श्रीलंका में 1 लीटर दूध के लिए आदमी को 300 रुपये देने पड़ रहे थे, 1 लीटर पेट्रोल के लिए 3000-2000 रुपये देने पड़ रहे थे। अगर इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई तो आप जान सकते हैं कि उससे इकोनॉमी का क्या हो। लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई होने के बाद, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद वहाँ पर कोई भी निवेशक निवेश नहीं करेगा। इतनी महंगाई होने के बाद लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इतनी महंगाई होने की वजह से लोग उस वस्तु को खरीदना भी बंद कर देंगे। तो इस प्रकार की इन्फ्लेशन 2008 में जिम्बाब्वे में देखने को मिली। वर्तमान में धीरे धीरे पाकिस्तान इसकी ओर जा रहा है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान का अभी अखबार पढ़ रहे होंगे, 1 केजी पाकिस्तान में दूध की कीमत 70-80 रुपये पहुंच रही है। तो इन्फ्लेशन की यह सिचुएशन इकोनॉमी के लिए सबसे खराब होती है, क्योंकि इसमें उस चीज को कंट्रोल करना बहुत टेढ़ी की जाती है। क्यों? क्योंकि अब कैसी सिचुएशन, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है, अर्थात मुद्रा की वैल्यू एकदम डाउन है, आपकी जो मुद्रा है उसकी वैल्यू डाउन है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट में रुपया, जैसे रुपया है तो मार्केट में रुपया बहुत फैला हुआ है। अगर सरकार निवेश करेगी तो पहले रुपया बहुत फैला हुआ है, सरकार निवेश करेगी तो कहाँ करेगी? कोई निवेश करने वाला भी नहीं मिलेगा, अर्थव्यवस्था एकदम डाउन हो जाएगी, कोई निवेश नहीं करने नहीं आएगा, और वस्तु इतनी महंगी हो जाएगी कोई खरीदने वाला नहीं आएगा। एक समय के बाद दुनिया बेरोजगार हो जाएगी, और जब दुनिया बेरोजगार हो जाएगी तो लोगों के पास इनकम बंद हो जाएगी, लोग खरीदना बंद कर देंगे, इकोनॉमी डाउन होती चली जाएगी, और मंदी की स्थिति, इस इन्फ्लेशन की सिचुएशन से इकोनॉमी बाहर निकलना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। तो इसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन का परसेंटेज इतना ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे 10 रुपये किलो आलू आ रहा था वो 50 पे पहुंच गया, ये हो गई हाइपर इन्फ्लेशन, और यह इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। कंट्रोल करना आसान नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद आता है कि चलो इन्फ्लेशन तो बढ़ती है, लेकिन इन्फ्लेशन के कारणों के आधार पर भी इसको कई आधार पर माना जाता है। इन कारणों के बेस पर इसके क्या क्या रीजन है, इनके आधार पर भी इन्फ्लेशन को देखा जाता है। ये इन्फ्लेशन कौन सी प्रकार के इन्फ्लेशन? भाई देखो, वस्तुओं, इन्फ्लेशन का मतलब है वस्तुओं की कीमत बढ़ी या सेवाओं की कीमत बढ़ी, यानी प्राइस बढ़ी। अब प्राइस बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। प्राइस बढ़ने का एक कारण तो ये हो सकता है कि डिमांड बढ़ गई हो। सही बात है कि भाई वस्तु की, जैसे मान लें पहले 1 किलो आलू खरीदने वाले लोग 10 थे, आज आलू खरीदने वाले 100 लोग हुए, तो ऑब्वियसली आलू की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, या मान लें उसकी सप्लाई घट गई, यानी कि पहले भारत में टोटल आलू उत्पादन हो रहा था वो 100 केजी हो रहा था, आज 50 केजी हो रहा है, तो जो सप्लाई घटी है इस चीज़ की कीमत बढ़ सकती है। तो या तो उसकी डिमांड बढ़ने से या उसकी सप्लाई बढ़ने से उस वस्तु की क्या हो सकती है, कीमत बढ़ सकती है, या अन्य कारण भी हो सकता है, वो हम देखेंगे। तो इस आधार पर किस कारण से उस वस्तु और सेवा की कीमत बढ़ी है, वो हमें उस आधार पर भी हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे बेसिक सी चीज़ है, एक कारण होता है कि डिमांड की वजह से, मांग की वजह से, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि का कारण, जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि के कारण उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। वस्तुओं और सेवाओं की मांग वृद्धि का, मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दें कि अभी आपको पता है भारत में पहले लोग दाल या जो हाई न्यूट्रिशन चीज़ें होती है
उनको पहले कम खाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी, लोग इनको ज़्यादा खाने लग गए। फास्ट फूड है, इनको ज़्यादा खाने लग गए, तो इनकी क्या बढ़ रही, प्राइस बढ़ने लग गई। आज फास्ट फूड की प्राइस बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि लोग डिमांड करना चालू करते हैं। तो जब लोग डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं तो उसकी वजह से अगर वस्तुओं की महंगी होती है, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, मांग जनित इन्फ्लेशन, यानी कि मांग की वजह से। अब मांग कई कारण से बढ़ सकती है। मांग क्यों बढ़ती है, किसी वस्तु की मांग क्यों बढ़ती है? या तो उस देश में क्या बढ़ी हो, जनसंख्या बढ़ी। पहले उस देश में मान लो 100 लोग थे, आज हो गए 110 लोग, 120 लोग, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा मांग करेंगे, ज़्यादा मांग करेंगे, ज़्यादा महंगी होगी। तो एक तो जनसंख्या बढ़ने से वो मांग बढ़ती है, ये आप समझें। दूसरा, मांग बढ़ने का एक कारण ये होता है लोगों की आय का बढ़ना। पहले मान लो लोगों को, आपने पता है पहले लोग बहुत कम कमाते थे, तो लोगों के घर में मुश्किल से मोटरसाइकिल होती थी या साइकिल, लेकिन आज लोगों की इनकम बढ़ गई, लोग तो आज एसी, आज 4 व्हीलर सबकी डिमांड करने लग गए। तो इनकी डिमांड करेंगे तो ये महंगी होंगी। तो एक तो इनकम की वजह, जैसे मान लो पहले कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता था तो बेसिक से वो मोटरसाइकिल से अपनी ऑफिस जाता था, लेकिन आज उसकी सैलरी 50,000 रुपये हो गई है, आज तो 4 व्हीलर से जाएगा, तो उन्होंने 4 व्हीलर की डिमांड बढ़ा दी। इनकम बढ़ने से भी डिमांड बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने से। इसके अलावा युवाओं की संख्या बढ़ने से। देखो, बच्चा और बुजुर्ग थोड़ी बहुत वस्तुएं डिमांड करते हैं। बच्चा ज़्यादा ज़्यादा टॉपी करेगा, बुजुर्ग ज़्यादा ज़्यादा अपने टाइम पास करने के लिए कोई चीज़ें वो करेगा, बेसिक चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती नहीं। लेकिन युवा, अगर किसी इकोनॉमी में युवा ज़्यादा है तो युवाओं के शौक भी ज़्यादा होते हैं, इन्जॉय ज़्यादा करते हैं, अनावश्यक खर्चे ज़्यादा करते हैं, अनावश्यक मांग ज़्यादा करेंगे। जहाँ वो एक चीज़ से काम चला सकते हैं वहाँ 2 चीज़ चाहिए उनको। इससे भी डिमांड, अगर किसी इकोनॉमी में ये संख्या ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ सकती है, और इन्हीं की वजह से भारत में डिमांड बढ़ी है। आज भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा है, आज भारत में लोग कमाने वाले भी बहुत हैं, और आज भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, और भारत में मांग ज़्यादा बढ़ी है, और इसी मांग की वजह से थोड़ी थोड़ी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ी। तो एक की कीमत बढ़ने का मेन कारण हो सकता है उसकी मांग। जब मांग ज़्यादा बढ़ रही है तो उसका कारण है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, कुछ कारण, तो उसको रोकने के लिए 2 आधार पर हम उपाय करते हैं। उपाय, जब मांग जनित अगर इन्फ्लेशन है तो 2 उपाय होते हैं आपको कि उसका उपाय क्या कैसे, और इस उपाय को करने के लिए 2 नीतियां होती है। एक होती है राजकोषीय नीति, और एक होती है आपकी मौद्रिक नीति। यानी कि अगर मान लें, मैं कह रहा हूं कि जैसे 2 चीज, जैसे एक, मैं आलू से उदाहरण देता हूं, पटाटो। पहले हमारे पास 100 केजी पटाटो थे तो इनकी कीमत थी 10 रुपये। अब हमारे पास मान लें 100 केजी है, लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से इनकी कीमत हो गई 20 रुपये। अब 20 रुपये बढ़ी है, इसके 2 कारण हैं, या तो लोगों की इनकम बढ़ी है या ये घटी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये देखो, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो दोनों नीति आएंगी, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। ये इस इन्फ्लेशन को, देखो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दोनों काम करेंगे। ये सरकार करती है, आपने देखा होगा। अब कैसे कंट्रोल, राजकोषीय नीति का मतलब है सरकार का आय और व्यय, जो हमने बजट के माध्यम से बताया था। बजट के माध्यम से जो सरकार की नीति होती है, बजटीय नीति होती है सरकार की, वो जिसमें सरकार का टैक्स आ गया, सरकार सब्सिडी वगैरह देती हो। और मौद्रिक नीति जो आरबीआई के द्वारा बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत अपनाई जाती है। बैंकिंग जो नियम होते हैं आरबीआई के, चाहे वो हम कह सकते हैं ब्याज दर के माध्यम से, ये इनके माध्यम से। अब क्या करता है, 2 चीजें देखो, ये उपभोक्ता है जो डिमांड करता है। डिमांड कौन करता है, उपभोक्ता। अब ये उपभोक्ता ज्यादा डिमांड कर रहा है, इसका मतलब इसके पास पैसा ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास है। तो सरकार क्या नीति अपनाएगी, इसमें टैक्स ज्यादा वसूलो ताकि इसके पास पैसा कम रहे। टैक्स रेट बढ़ा देगी कि पहले ये 5 लाख पे 10% टैक्स देता, आज इसे 15% ले लो। जब 10% देता था 5 लाख पे, 50,000 रुपये हमें देता था, 4.5 लाख रुपये की डिमांड करता था। आज से 15% ले लो। जब आप 15% लेंगे तो 75,75,000 हमें देगा, 4,25,000 अपने पास रहेगा। तो डिमांड कम हुई, 4,25,000 रुपये जैसे ही कम पड़ेंगे इसके पास, ये डिमांड कम कर देगी। तो सरकार क्या करेगी, उपभोक्ताओं की टैक्स बढ़ा देगी, जो व्यक्तिगत टैक्स है उसको बढ़ा देगी। क्या करेगी, व्यक्तिगत टैक्स है उसको बढ़ा देगी। एक काम तो ये करेगा। दूसरा हो सकता है कि इनको जो सब्सिडी वगैरह दी जा रही हो, कोई इनको पेंशन मिल रही हो, किसी को सब्सिडी दी जा रही हो, उसको कम कर देगी ताकि इसके पास पैसा कम पहुंचे। ठीक है, ये तो काम करेगा कौन, हमारा ये सरकार। दूसरा, सरकार एक काम और कर सकती है, जो निवेशक होते हैं, जो निवेश करते हैं, जो उत्पादक करते हैं,
उन उत्पादकों को फायदा देने के लिए सरकार क्या करती है, टैक्स को कम कर सकती है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देगी, क्योंकि कंपनी पर टैक्स कम लगेगा, ज़्यादा निवेश करेंगे, ज़्यादा उत्पादन करेंगे, तो अपने आप उत्पादन ज़्यादा होगा, तो मार्केट में जो ज़्यादा वस्तु आएगी तो वो उसकी कीमत को गिरा देगी। तो क्या करेगी सरकार, आय कर, ध्यान रखना, आय कर में वृद्धि करेगी क्योंकि उपभोक्ताओं की बढ़ती इनकम को रोकेगी, निगम कर में कमी करे क्योंकि उत्पादन को बढ़ाएगी। ये दोनों किसका हिस्सा है, आपका राजकोषीय नीति का हिस्सा है। इसी प्रकार सरकार आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या करेगा, जो व्यक्ति आज हम बहुत ज्यादा गाड़ी खरीदने लगे, गाड़ियों की कीमत महंगी हो गई, ये क्या करेगी, उन पे ब्याज को महंगा कर देगी। आरबीआई क्या करेगी, ब्याज महंगा कर देगी, लोग इंटरेस्ट कम लेने लग जाएंगे, लोग लोन कम लेने लग जाएंगे, लोग डिमांड कम करने लग जाएंगे। तो आरबीआई इस नीति के माध्यम से अपना काम करेगी। इसी प्रकार निवेशकों को सस्ता, जो निवेश करते हैं उनको सस्ता ब्याज देगी, तुम ज्यादा से ज्यादा निवेश करो, उत्पादन करो ताकि ज्यादा हो। तो ये रणनीति होती है किसकी, सरकार की और आरबीआई की, और इन दोनों नीतियों को बोलते हैं राजकोषीय और मौद्रिक नीति। तो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग बनती है। जब अब अभी आपने सुना होगा कि कोविड-19 के दौरान जब हम कोविड में थे तो सरकार ने ये राजकोषीय नीति के अंतर्गत, अब लोगों ने, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन बहुत कम थी, तो सरकार ने क्या किया कि उस सिचुएशन को भी हम जानेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत कम थी, महंगाई कम थी, सरकार ने पहले लोगों से बोला लो पैसा यार ज़्यादा ज़्यादा खरीदो, सब्सिडी दो, लोगों को 5,000 रुपये देने लग गई सरकार, क्योंकि कोई खरीदा नहीं मिल रहा था। तो इस प्रकार से सिचुएशन आती है, सरकार कई चीज़ें करती है। तो ये सिचुएशन जो आपके सामने रखी गई है, ये है कि जब महंगाई ज़्यादा होती है तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार और आरबीआई क्या करती है, अगर महंगाई मांग जनित हो तो। एक महंगाई होती है लागत जनित, जैसे लागत जनित जैसे कि मान लें पहले 1 kg आलू 10 रुपए के आ रहे थे, लेकिन इसमें जो लागत लग रही थी वो 5 रुपये लग रही थी, और ये 5 रुपये क्या कमा रहा था, लाभ कमा रहा था, इस आधार पर 10 रुपये का बेच रहा था। लेकिन अब इसमें लागत हो गई कितनी, 7 रुपये, तो अब इसको 5 रुपये लाभ कमाना है, तो कितने बेचेगा, 12 रुपये। तो पहले 10 रुपये की थी, आज 12 रुपये में हो गई। तो इसकी वजह से अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि इसमें लगने वाली जो लागत है वो कच्चा माल, सिंचाई का खर्चा, इरिगेशन खर्चा, ज़्यादा चीज़ वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। यानी कि आपूर्ति की तरफ से जब आपूर्ति आपकी महंगी हो जाती है, यानी लागत बढ़ जाती है, तो उसके कारण वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। जैसे अगर मान लें, क्या कर रहा हूँ, कोई BMW गाड़ी है, अब BMW गाड़ी है तो क्या हुआ था कि इसकी कीमत क्यों बढ़ी, क्योंकि इसके टायर महंगे हो गए, इसका इंजन महंगा हो गया, इसमें लेबर काम करने वाले वो लोग महंगे हो गए, तो इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई। तो इसलिए इसकी कीमत बढ़ी क्योंकि इसकी जो लागत है वो बढ़ गई, तो ऑब्वियसली उत्पादक उस लागत को पूरा करने के लिए उसकी कीमत भी बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से उस वस्तु की अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, उस सिचुएशन को बोलते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका 2 कारण हो सकता है, एक तो मतलब इसका उपाय क्या है, इसका 2 कारण क्या हो सकते हैं। कारण तो एक हो सकता है कच्चा माल महंगा हो गया, जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल पार्ले जी बिस्कुट। देखो बिस्कुट की अगर हम बात करें, पहले बिस्कुट 5 रुपये में आता था, ठीक है, आज उसकी कीमत हो गई 10 रुपये। इसका मेन कारण क्या है कि पहले इसमें लगने वाला आटा है उसकी कीमत 10 रुपये थी 1 kg की, आज उसकी कीमत 20 रुपये kg हुई। तो इसकी कीमत बढ़ने की वजह से इसकी भी कीमत बढ़ गई। तो इसलिए क्यों, क्योंकि कच्चा माल महंगा हुआ। एक कीमत बढ़ने का मेन कारण होता है जो लागत जनित होती है, उसमें एक कारण होता है कच्चा माल महंगा हो जाए, रॉ मेटेरियल महंगा हो रहा है। रॉ मेटेरियल जितना ज़्यादा महंगा होगा वो वस्तु उतनी महंगी हो जाएगी। मोबाइल के अंतर्गत आपने देखा होगा, अगर चिप महंगी हो गई तो मोबाइल महंगा हो गया। तो एक कारण तो हो सकता है कि कच्चा माल महंगा हो जाना, इसकी वजह से उसकी। एक हो सकता है मजदूरी महंगी हो जाना, अगर मान लो लेबर की सैलरी ज़्यादा बढ़ा दी तो माल एक तो वसूलेगा ही, तो कैसे वसूलेगा, वस्तु की कीमत बढ़ा करके वसूलेगा, तो लेबर ज़्यादा महंगी हो जाने की वजह से। इसकी वजह से क्या होती है आपकी कॉस्ट बेस्ड जो इन्फ्लेशन, या मान लो पेट्रोल डीजल महंगे हो जाते हैं, तो आपने देखा पेट्रोल डीजल महंगे की वजह से आप बसों का किराया महंगा हो जाता है। क्यों, क्योंकि पेट्रोल डीजल जब उनके लिए महंगा पड़ेंगे तो बसें टैक्सी वाले किराया ज़्यादा महंगा कर देंगे। तो यही क्या होती है कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन। अब इसका मेन कारण क्या है, इसके उपाय है। उपाय को करने की सबसे बड़ी बात है कि देखो, एक तो हम कच्चे माल पर टैक्स कम कर देंगे। अगर मान लें पेट्रोल महंगा हो रहा है तो सरकार पेट्रोल को टैक्स कम कर दे, अपने आप सस्ता हो जाएगा। दूसरा, निवेशक है उनको महंगा पड़ रहा है उतने में, जैसे मान लें कि निवेशक है उसको महंगा पड़ रहा है, 10 रुपये महंगा पड़ रहा है, सरकार कहेगी 10 रुपये की सब्सिडी हम देते हैं, आप तो उतने में बेचो जितने में पहले बेचते थे। तो
निवेशकों को इंसेंटिव देकर के भी आप इस प्रकार के इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं। इसके बाद एक इन्फ्लेशन का रूप होता है स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से इन्फ्लेशन, संरचनात्मक इन्फ्लेशन, यानी कि जब इकोनॉमी में कुछ अवरोध पैदा हो जाते हैं सरकारी नीतियों के कारण, तो कुछ टाइम के लिए जो इन्फ्लेशन बढ़ती है वो होती है स्ट्रक्चर। जैसे हम जीएसटी लेके आए, अब जीएसटी की वजह से जब जीएसटी का क्रियान्वयन हुआ तो शुरू में एमएसएमई, शुरू में जो मध्यस्थ है या कई जो कृषि उत्पाद है, उनका उत्पादन एक टाइम के लिए रुक गया था, तो इसकी वजह से इनकी कीमतें एकदम बढ़ गई। जैसे विमुद्रीकरण किया, तो विमुद्रीकरण के कारण लोगों के पास अचानक से पैसा था, वो मार्केट में लाना पड़ा, तो जो पुराना पैसा था वो सब चला गया, तो नया उसमें निवेश करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं बचा, उसको बदलाने में लोग लगे हुए लाइनों में, इसकी वजह से उत्पादन नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से भी उसकी कीमतें बढ़े। तो कुछ सरकार के द्वारा कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उनकी वजह से अगर इन्फ्लेशन चेंज होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो ये थे इन्फ्लेशन के मेन कारण। अब इन्फ्लेशन हमने समझ ली। इन्फ्लेशन में ध्यान रखना क्या सिचुएशन है, वस्तुओं की प्राइस बढ़ती है और मुद्रा की घट जाती है, ये सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन, जिसके हमने प्रकार भी जाने, जिसकी स्थिति को भी जाना। अब एक सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सरकार कर लेगी, भाई सीआरआर को कम कर दो, मतलब आरबीआई बैंक दर को कम कर देगी, लोगों का सस्ता कर देगी, लोगों को महंगा कर देगी टैक्स, ताकि लोगों के पास पैसा कम हो जाए, ठीक है। लेकिन स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन अलग होती है। इस शब्द का नाम ध्यान रखना, डायरेक्ट हिंदी में। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन दो चीज होती है, इसमें आपकी इन्फ्लेशन तो बढ़ रही होगी, लेकिन साथ साथ में बेरोजगारी की स्थिति होगी। ये चीज देना है। अभी हमने फिलिप बकर पढ़ा था, और फिलिप बकर क्या कहता है, यदि आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है। ये बात बोली फिलिप साहब ने, लेकिन यहाँ तो एकदम उल्टा हो रहा है। यहाँ तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इस सिचुएशन को बोलते स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वह सिचुएशन है जहाँ मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इस सिचुएशन को, और ये इकोनॉमिकली सबसे घातक होती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही तो हमारे मन में ये रहता है कि चलो ज़्यादा लोग उत्पादन करेंगे और लोगों को बेरोजगारी कम होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, सही रहेगा। लेकिन एक तो चीज़ें पहले से ही महंगी है, दूसरा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ये सिचुएशन होती कैसे, फिलिप यहाँ कैसे फेल हो जाता है? फिलिप ने तो बोला कि ऐसी सिचुएशन होनी नहीं चाहिए, लेकिन कैसे फेल होता है? देखो, फिलिप ने कहा कि वस्तुओं की कीमत, जैसे इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है तो उत्पादक ज्यादा उत्पादन करेगा तो रोजगार बढ़ेगा, ये समझ। लेकिन अगर वही इन्फ्लेशन लंबे टाइम तक रहती है, जैसे अगर 10 रुपये का आलू लगातार शुरू 2-4 दिन 20 रुपये का जाएगा तो उत्पादक को फायदा होगा, वो उत्पादन ज्यादा करेगा। लेकिन यही 20 रुपये का आलू लगातार 20 रुपये किलो रहा, लोग सब्जियों में आलू डालना बंद कर देंगे, तो क्या होगा, डिमांड एक टाइम पे बाद जब ज्यादा वस्तु महंगी होने लगती है तो लोग उसकी डिमांड कम करना चालू कर देते हैं, और जब डिमांड घटेगी तो उसका उत्पादन भी घटेगा, उसका उत्पादन घटेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इस सिचुएशन की वजह से ये सिचुएशन आती है स्टैगफ्लेशन की। इसलिए अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करना तुरंत जरूरी है। अगर एक सीमा से ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाती तो वो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन ले जाती है। और स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन क्या करती है कि आपकी मुद्रास्फीति बढ़ाएगी, साथ में आपको बेरोजगार भी कर देगी। और जब आपकी इकोनॉमी बेरोजगार हो जाएगी, लोगों की इनकम हो जाएगी डाउन, लोगों की मांग हो जाएगी डाउन, उत्पादन हो जाएगा डाउन और इकोनॉमी हो जाएगी डाउन। इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। इन मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों हाई रहती है और ये इकोनॉमी के लिए बहुत खराब होती है। अब इसमें ध्यान रखना, इस सिचुएशन में सरकार को निकलने के लिए 2 लेवल पे काम करना पड़ता है। सरकार को, बैंक को निकलने के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए 2 लेवल पे काम करना पड़ेगा। अब क्या क्या काम करना पड़ा वो देखना। देखो, इसका मतलब इन्फ्लेशन है, इसका कारण यह कि उत्पादन में आपूर्ति कम है। बेरोजगारी है, इसका मतलब उत्पादन कम है, क्रियाकलाप कम है। अगर बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार मान लेती है कि उत्पादन क्रियाकलाप बढ़ाती है तो पैसा देना, मुद्रा बहुत ज़्यादा, रुपया ज़्यादा मार्केट में लाना पड़ेगा, और रुपया अगर मार्केट में आया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इससे बाहर निकलने के 2 तरीके से। इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति की सिचुएशन के दौरान
जो व्यक्तिगत उपभोक्ता है उनकी डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सरकार या तो उनको टैक्स ज़्यादा लगा लेती है, या जो बैंक है उनको इंटरेस्ट रेट महंगा देगा, लोगों को पास महंगा ब्याज मिलेगा, तो लोग व्यक्तिगत उपभोक्ता के रूप में खर्च नहीं करेंगे। और बेरोजगारी से बाहर निकालने के लिए सरकार क्या करेगी, जो निवेशक है, जो उत्पादक है, उनको सस्ता ब्याज देगी, उनको टैक्स सस्ता करेगी, उनके लिए इंसेंटिव देगी। तो ये निवेशक जब ज़्यादा निवेश करेंगे बेरोजगारी घटेगी, और ज़्यादा उत्पादन होगा बेरोजगारी घटेगी, तो उसके बाद इकोनॉमी में आपूर्ति बढ़ेगी, और आपूर्ति बढ़ेगी इकोनॉमी में मुद्रास्फीति कम होगी, क्योंकि जब वस्तुओं की और सेवाएं का उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी कीमत एकदम कम होने लग जाती है। तो ये सिचुएशन है स्टैगफ्लेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैगफ्लेशन सिचुएशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन जो फ्लेशन होता है, इस सिचुएशन में आरबीआई किस तरीके से, क्या स्टैगफ्लेशन में, आपके सामने मैं क्वेश्चन रखूं, क्या स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई उपभोक्ताओं के लिए टैक्स इंटरेस्ट रेट कम करेगी, या उत्पादकों के लिए इंटरेस्ट रेट कम करेगी, या सरकार व्यक्तिगत टैक्स घटाएगी या कॉर्पोरेट टैक्स घटाएगी? यही है, क्योंकि ध्यान रखना, इसका मतलब यह कि आपको कि सरकार स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में कॉर्पोरेट टैक्स को घटाएगी ताकि कॉर्पोरेट क्षेत्र में उत्पादन ज़्यादा हो, ताकि कंपनियां ज़्यादा उत्पादन करें, व्यक्तिगत टैक्स को बढ़ा देगी ताकि लोग ज़्यादा डिमांड ना करें, ताकि उसकी महंगी ना हो। इस सिचुएशन के आधार पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। इकोनॉमिक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, किसी आधार पर पूछा सकता है, हो सकता है सरकार पूछे कि यार आरबीआई मतलब स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है, तो इस दौरान क्या आरबीआई कार लोन को महंगा करेगी या सस्ता करेगी, या कार बनाने वाली कंपनियों को लोन महंगा करेगी या सस्ता करेगी? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन में ध्यान रखें। तो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन अगर आपको पता है, इजीली आप इसका आंसर देख सकते हैं। अगली सिचुएशन आती है आज फिर, यहाँ तक तो हम इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन दो शब्द समझ गए होंगे, और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये इकोनॉमी के बेस है। इनको समझने के बाद आप नॉर्मल ज़्यादा बड़े टफ शब्द नहीं है, लेकिन इनको जोड़ करके कनेक्ट करना, इनको समझना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ध्यान। अगला आता है डिफ्लेशन। ध्यान रखना, एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट आपका डिफ्लेशन होता है, यानी कि देखो इन्फ्लेशन क्या कह रहा था, प्राइस बढ़ रही थी और मुद्रा की वैल्यू घट रही थी, यही इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन क्या कहता है, प्राइस बढ़ रही, लेकिन डिफ्लेशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्राइस बिल्कुल डाउन जा रही है और मुद्रा की वैल्यू बढ़ रही है। यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की जो मूल्य है वो इतने सस्ते हो जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं कि इन्फ्लेशन की रेट जीरो आ जाती है, यहाँ तक कि माइनस तक चली जाती है। पहले 1 केजी आलू 10 रुपये के थे, तो ये 1 केजी आलू घट करके 8 रुपये के हो गए, 9 रुपये के हो गए। मैं आलू का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बहुत सकते। तो डिफ्लेशन इकोनॉमी की वह मंदी की स्थिति होती है जहां वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें एकदम डाउन हो जाती है। ये सिचुएशन भी अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर वस्तुएं और सेवाएं बहुत सस्ती है तो उत्पादक उत्पादन करना बंद कर देगा। भाई कोई क्यों उत्पादन करेगा? अगर मान लें लोग अगर मान लें कि जो मोबाइल फोन पहले 10,000 रुपये में आता था और उस उत्पादक की लागत भी उसमें कम से कम 9,000 रुपये थी, अब लोग उसको 8,000 में ही खरीदें, वो इतनी सस्ती हो जाएगी 8,000 में ही खरीदें, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन करना बंद ही कर देगा, क्योंकि वो कंपनी डूब जाएगी। इकोनॉमी की वह सिचुएशन जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें एकदम डाउन हो जाती है उसे बोलते हैं मंदी की स्थिति, और इस सिचुएशन को बोलते हैं डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इकोनॉमी में डिप्रेशन है तो उत्पादन नहीं हो रहा है, तो आर्थिक क्रियाकलाप नहीं बढ़ रहे, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इस सिचुएशन को बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, अब इस डिफ्लेशन को, ये भी खराब है। खराब क्या है? क्योंकि इसमें प्राइस बहुत डाउन है। तो सरकार इस डिफ्लेशन की स्थिति को दूर करने के लिए क्या लेके आती है? रिफ्लेशन। रिफ्लेशन सरकार या आरबीआई लेके आती है। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की, यानी कि सरकार और आरबीआई जानबूझ करके वस्तुओं की कीमतें बढ़वाना चाहेंगी, मांग को बढ़ाना चाहेंगी, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बहुत ज्यादा डाउन है, तो उत्पादक उत्पादन ही नहीं करेगा। इसलिए वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी? लोगों को पैसा देगी, ब्याज सस्ता दे देगी, आरबीआई ब्याज सस्ता दे देगी, लोगों को टैक्स में छूट देगी, भाई लो यार कुछ भी करो, खरीदो इस वस्तु को। तो जब भी इकोनॉमी मंदी की स्थिति होती है, सरकार हमेशा
इसी हथियार को यूज करती है, रिफ्लेशन को। तो रिफ्लेशन वह सिचुएशन है जो डिफ्लेशन की स्थिति को बाहर निकालता है, यानी कि मंदी की स्थिति को बाहर निकालता है। यानी कोई वस्तु की कीमत बहुत सस्ती है तो सरकार क्या करेगी, सस्ती होने का दो कारण है, उसकी डिमांड कम है, तो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करेगी, लोगों के पास पैसा भेजेगी, सस्ता ब्याज दे देगी। जैसे आरबीआई कहेगी, सॉरी आरबीआई नहीं, कोई बैंक के पास हम गए, मान लो कोई गाड़ी नहीं खरीद रहा, कोई फोर व्हीलर नहीं खरीद रहा, तो सरकार कहेगी कि ऐसे करो कि फोर व्हीलर पे जो ईएमआई सस्ती करो, लोग ऐसे ही खरीदने लग जाएंगे। तो रिफ्लेशन वह सिचुएशन होती है जिसमें डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लाई जाती है, जिसमें जानबूझ के सरकार वस्तु और सेवाओं की कीमत बढ़ाती है ताकि आर्थिक क्रियाकलाप सस्टेन रहे। उस सिचुएशन को बोलते हैं रिफ्लेशन। ठीक है, और ये हो गई डिफ्लेशन। इसके बाद एक होती है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन कुछ नहीं है, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लाई जाती है कि जब वस्तु बहुत महंगी हो गई तो उनकी महंगी को रोकने के लिए क्या करती है सरकार, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को गिराने के लिए जो तकनीक अपनाती है उसे बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो 4-5 शब्द आपको ध्यान रखना है। एक हो गया आपका इन्फ्लेशन, ये आ जाता है इकोनॉमी में, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या लाती है, डिसइन्फ्लेशन। इसके बाद एक होता है डिफ्लेशन, ये ऑटोमेटिक आता है तो इसको दूर करने के लिए सरकार लाती है रिफ्लेशन। और इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती पूछना, बस यही सिचुएशन। ये 5 टर्म हो गए आपके। इसके बाद एक देखो शब्दों को समझना, यही पूछा जाता है, इकोनॉमी का बेस है ये रिसेशन। एक आज पूछा जाएगा रिसेशन क्या होता है, बहुत जगह सुना होगा आपने, रिसेशन चल रही है, रिसेशन चल रही है। रिसेशन का मतलब क्या है, यह निरंतर 2 क्वार्टर 2 तिमाहियों में अगर जीडीपी की नकारात्मक वृद्धि दर अंकित की जाए, ध्यान रखना जीडीपी की वृद्धि दर है वो नकारात्मक अंकित की जाती है तो उसको बोलते हैं रिसेशन। ध्यान रखना, इसमें जैसे मान ले भारत की जीडीपी, मान ले 2021 में अप्रैल से लेकर के जून और जून से लेकर के सितंबर तक वृद्धि दर पहले 10 थी, अब 7% आ गई, और सितंबर से लेकर दिसंबर तक मान लो 5% आ गई। वृद्धि तो हुई है लेकिन नकारात्मक, मतलब कम हुई है, जीडीपी की वृद्धि दर कम हुई है, घटती जा रही है। तो इसका मतलब लगातार घटती जा रही है वृद्धि दर, यानी ग्रोथ पे ग्रोथ नकारात्मक हो रही है। पहले ग्रोथ 10% हो रही थी, अब 7% हो गई, 3% -3% हो गई, -1% हो गई, तो ग्रोथ माइनस हुई, उस सिचुएशन को बोलते हैं रिसेशन। जीडीपी माइनस नहीं हो रही, जीडीपी तो अभी बढ़ रही है, चाहे 5% ही बढ़े, लेकिन बढ़ तो रही है, लेकिन उसकी वृद्धि दर है वो घट रही है, वो होती है रिसेशन। और डिप्रेशन वह सिचुएशन है जिसमें जीडीपी में गिरावट हो जाती है, जैसे कोविड-19 के दौरान जीडीपी माइनस तक चली गई, उसे बोला जाता है डिप्रेशन। ठीक है, ये शब्द हो गए। इसके बाद आता है इन्फ्लेशन स्पाइरल। ये बड़ी अच्छी चीज है, इन्फ्लेशन स्पाइरल। ये इकोनॉमी बहुत सुना होगा आप लोगों ने। इसमें क्या होता है, एक साइकिल होता है। इन्फ्लेशन को एक साइकिल के रूप में पता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान ले मजदूरी अगर बढ़ती है, किसी की मजदूरी बढ़ती है, जैसे मान ले कि बिस्कुट बनाने वाले जो लेबर है, अगर उनकी कीमत बढ़ जाती है तो बिस्कुट की कीमत बढ़ जाएगी, यानी कि मजदूरी बढ़ती है तो इससे उस बिस्कुट इन वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाती है। और यदि वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, अगर मैं बता दूँ, इसमें मजदूरी की दर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करता है, अर्थात वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि मजदूरी की, बिल्कुल बात ये कह रहा है कि जैसे मजदूरी बढ़ी तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें उनमें भी एकदम से वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि कच्चे माल के रूप में कच्चा माल महंगा हो गया, यानी कि इसमें इनपुट महंगा हो गया तो वस्तु सेवा की कीमत बढ़ गई। जब वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, अर्थात मजदूरी बढ़ेगी, और मजदूरी बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से उसकी डिमांड करेंगे। दो लेवल पर, एक तो सप्लाई लेवल पर मजदूरी किस प्रकार से इन्फ्लेशन को बढ़ाती है। सप्लाई लेवल पर मजदूरी इन्फ्लेशन को इसलिए बढ़ाती है क्योंकि वहाँ वो एक लागत के रूप में काम करती है, और मजदूरी अगर मांग के आधार पर बताती है तो जिस व्यक्ति को मजदूरी मिल रही है उसके पास इनकम है तो डिमांड बढ़ाएगा। ध्यान रखना, अगर आप देखो, जैसे एक दो चीज, जैसे एक्स कंपनी में आप काम कर रहे हो और यह कंपनी आपको मजदूरी दे रही है, तो ये आपकी क्या हो गई, सैलरी, आपकी तो सैलरी है। इस सैलरी की वजह से आप क्या, आपकी सैलरी क्या है, आपकी इनकम, और इसकी वजह से बढ़ाएंगे आप डिमांड। एक चीज तो ये। दूसरा, या आप अगर मजदूरी आपकी बढ़ रही है तो इस एक्स उत्पादक के लिए ये महंगा हो रहा है, तो ये भी महंगा करेगा वस्तुओं को, तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल, जैसे दोनों ओर से
इन्फ्लेशन बढ़ाती है मजदूरी। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन होगी। तो 5-6 टर्म छोटे छोटे से आपने पढ़ने समझे। इसके अलावा अगला टर्म, अब इन्फ्लेशन की मुद्रास्फीति के कारण मैंने बता दिया। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का मतलब है कि जैसे सरकार बहुत ज़्यादा व्यय करती है, सरकार लोगों को सब्सिडी देती है, सरकार लोगों को मतलब पेंशन देगी, ये व्यय अगर गैर पूंजीगत व्यय है, सरकार गैर पूंजीगत व्यय की होता है, जैसे जैसे आपने जितना भी देखा होगा सब्सिडी वाला, पेंशन वाला, दान दक्षिणा वाला, चंदा वाला, सारा व्यय क्या होता है आपका गैर पूंजीगत व्यय होता है। अब गैर पूंजीगत व्यय में अगर सरकार खर्च करे तो इससे उत्पादन तो नहीं बढ़ रहा और मार्केट में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। उत्पादन नहीं बढ़ेगा, मार्केट में मुद्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो मार्केट में वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, मुद्रा की वैल्यू गिर जाएगी, इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। जनसंख्या, अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों की मांग ज़्यादा बढ़ेगी, प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा। काला धन, जब ब्लैक मार्केटिंग होगी, जब काला ब्लैक मनी होगा, लोग पैसे को पानी की तरह बहाएंगे, मार्केट में पैसा अनावश्यक पड़ा रहेगा तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, महंगाई कम, मतलब वो उस मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी। उपभोग के प्रति में जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, उच्च पोषण तो उच्च भोजन, तो उसकी डिमांड, दाल की डिमांड बढ़ गई। मजदूरी में परिवर्तन, अगर मजदूरी बदलेगी, बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी। बस ये बिल्कुल कॉमन सेंस चीज है, प्रैक्टिकली आप देखेंगे इसको। अब इसमें कॉस्ट की भी, अगर देखो ध्यान रखना, मैं यही तो करा, वो जो आप इन्फ्लेशन स्प्राइजबल पढ़ रहे थे वो इसकी वजह से, ये मजदूरी दो जगह इन्फ्लेशन को बढ़ाती है, एक तो इनकम के रूप में और एक लागत के रूप में। अगर मजदूरी बढ़ेगी तो लागत बढ़ेगी, तो महंगाई होगी। बस लागत कैसे बढ़ेगी, अगर आपने लेबर महंगे हो गए तो अगर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो लागत ज़्यादा लगेगी। पहले मान लो उसको 10 रुपये टैक्स देना पड़ता है, आज 20 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसकी लागत 20 रुपये होगी। अब संरचना संबंधी कोई नया चेंज किया है, मौसम में चेंज हो गया, जैसे मौसम चक्र आपने देखा होगा, आलू का जब बहुत तेजी से उत्पादन होगा आलू 10 रुपये किलो, जब आलू का उत्पादन नहीं होगा आलू 50 रुपये किलो। इसी प्रकार गोभी शुरू में आएगी तो बहुत महंगी होगी, फिर अचानक से सस्ती हो जाएगी। ये बेसिक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, और कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय, अगर हमारा पेट्रोल महंगा होता है तो इससे परिवहन महंगा हो जाएगा, इससे उत्पादन महंगा हो जाएगा, इससे बहुत सारी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। बिचौलिए, जितने ज़्यादा बिचौलिए होंगे, हर बिचौलिया कमीशन खाएगा, उतना ही ज़्यादा वस्तु महंगी होती चली जाएगी, और इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अब मुद्रास्फीति के परिणाम देखो, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस मुद्रास्फीति का प्रभाव किस पे अच्छा पड़ता है, किस पे बुरा पड़ता है। ये चीज़ें, ये आपको ध्यान रखना। कुछ क्षेत्रों में रिसेशन ला सकते हैं, क्योंकि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो एक टाइम के बाद उनकी डिमांड घट जाएगी, और डिमांड घटेगी तो उत्पादन भी घटेगा, और उत्पादन घटेगा तो वस्तु कैसी हो जाएगी, वहाँ स्थिति मंदी की हो जाएगी, उसे बोलते हैं रिसेशन। उत्पादन कम हो जाएगा, वस्तु महंगी हो जाएगी। जब कोई वस्तु ज़्यादा महंगी हो जाती है, लोग खरीदना बंद कर देते हैं एक टाइम के बाद, लोग मजबूरी में ही खरीदते हैं, लेकिन अगर लगातार वो महंगे रहे, लोग खरीदना बंद करते हैं। दूसरा ये प्रभाव हो गया, रिसेशन हो जाएगी। दूसरा प्रभाव क्या होगा, कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कैसे, क्योंकि अगर मान लो कोई कर्मचारी बेचारे को 10,000 सैलरी मिल रही थी और पहले उसको 10 रुपया किलो आलू मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कर्मचारी की सैलरी बेचारा की 10 रुपये ही है, लेकिन वही आलू उसको 30 रुपये किलो होगा, 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ नहीं हुआ, तो इसका खर्चा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। सैलरी फिक्स है, खर्चा बढ़ेगा तो कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, व्यवसायियों पर अनुकूल प्रभाव, पहले आलू बेचने वाले को 10 रुपये मिल रहे थे 1 किलो के बदले, अब उसी को 30 रुपये मिलेंगे, क्योंकि महंगा हो गया आलू, तो प्राइस बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो व्यवसायियों को बहुत अच्छा फायदा होगा। उत्पादक पैटर्न में बदलाव हो सकता है। देखो नॉर्मल, अगर आप मार्केट में गए और मार्केट में अगर मान लें सारी सब्जियां आपको सस्ती मिल गई, तो आप सभी सब्जियों में थोड़ा थोड़ा लेके आ जाएंगे, लेकिन आपको बाद में पता लगा कि यार कोई सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आप सोचेंगे यार ये सब्जी महंगी है। जैसे मान लें प्याज है और आलू है, ये महंगा होगा तो लोग नॉर्मली आप लेके आ जाएंगे, क्योंकि ये जरूरी की चीज़ है। जैसे नमक है, अब नमक चाहे कितना ही महंगा हो, आपको 1 किलो नमक लेके ही आना है, ठीक है ना, तो ये आपकी आवश्यक वस्तु है। लेकिन आपकी कई बार गैर आवश्यक वस्तुएं जो आप मार्केट में सस्ती दिखती है तो खरीद लाते हैं, लेकिन जैसे वो महंगी दिखेंगी उसको नहीं खरीदोगे, तो आपका जो गैर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन है, ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये लाइन मुझे थोड़ा डाउट लग रही है इसमें, आवश्यक वस्तुओं से गैर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, है ना।
देखो इसमें एक चीज देखने को मिले, कैसे, जैसे आवश्यक वस्तु है, अब नमक है, नमक है, चक वस्तु सस्ती हो मतलब महंगी हो, लोग इसको उतना ही खरीदेंगे। लेकिन गैर आवश्यक वस्तुओं में क्या होगा कि जो गैर आवश्यक वस्तु है उनके लिए उत्पादक क्या करेगा, उत्पादन ज़्यादा कर देगा क्योंकि लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। तो एक तो हो सकता है उत्पादन के परिणाम, दूसरा पूंजीगत संसाधनों का दीर्घकालीन उपयोग के स्थान पर अल्पकालीन उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि पूंजीगत लोग जितना ज़्यादा पूंजीगत है उनका अभी उत्पादन करो ज़्यादा, क्योंकि अभी उसको ज़्यादा इन्फ्लेशन से फायदा होगा क्योंकि कीमत अच्छी मिलेगी। पता नहीं कल के जाके कीमत कितनी रही, आज जितनी है सारी वस्तुएं आज यूज कर लो। तो शॉर्ट टर्म में जो कैपिटल है, कैपिटल रिसोर्सेज है उनका ज़्यादा। कोई कहेगा जैसे मान लो आज पार्ले-जी बिस्कुट 10 रुपये से 20 रुपये का हो गया, तो बोलेगा यार सारी मशीन आज लगा दो क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमत प्राप्त हो रही है और बहुत ज़्यादा उत्पादन करना है ताकि कीमत ज़्यादा, पता नहीं कल क्या होगा। तो वो बिल्कुल सही बात है, दीर्घकालीन उपयोग के स्थान में लोग जल्दी जल्दी उपयोग करेंगे ताकि उत्पादन ज़्यादा हो और पैसा उसको ज़्यादा मिले। इसके अलावा एक चीज़, उद्योगों के लिए ऋण उपलब्धता कम। क्यों? क्योंकि जब इन्फ्लेशन हो जाता है, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो महंगाई हो जाएगी, तो सेविंग कम होगी, तो सेविंग कम होगी तो बैंकों के पास सेविंग कम होगी। तो सरकार क्या करेगी कि इस सेविंग को अट्रैक्ट करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, क्योंकि लोग अनावश्यक खर्चा ना करें, लोगों के पास ध्यान रखा, महंगाई इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई कहीं लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है उसको आकर्षित करो, तो आरबीआई क्या करेगी, सेविंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, महंगा इंटरेस्ट कर देगी। अब महंगा इंटरेस्ट रेट करेगा तो इससे उद्योगों के लिए भी महंगा ही मिलेगा, तो इसके लिए ऋण उपलब्धता आसान नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात, निर्यात। देखो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है तो निर्यात कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो विदेशी आयातक है उनके लिए महंगा पड़ता है। आयातकों के लिए माल की कीमतें बढ़ जाएगी तो विनिर्माताओं के लिए घरेलू वस्तुओं की विक्रय लाभदायक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हो, यानी कि हमारे यहाँ वस्तुएं बहुत महंगी है तो ज़्यादातर आयात करेंगे ताकि वस्तुएं महंगी कम हो, आयात करेंगे आपका निर्यात कम हो जाएगा। तो निर्यातकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आयातकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आयात ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि महंगाई को दूर करने के लिए वस्तुएं बाहर से ज़्यादा मंगाई जाएंगी। इसलिए हमने देखा होगा जब प्याज महंगे हुए पाकिस्तान ने अदर देशों से हमने प्याज मंगाए थे तो आयात बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा पर नकारात्मक, विदेशी मुद्रा क्योंकि देखो विदेशी मुद्रा, जैसे अगर मान लें हमारी मुद्रा है वो कमजोर हो जाएगी, कैसे? आयात बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन में आयात बढ़ता है, निर्यात घटेगा तो हमारी विदेशी मुद्रा है, हमारी विदेशी मुद्रा की मांग कम हो जाएगी, डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें आयात किस में करना है, डॉलर में, तो डॉलर की मांग बढ़ जाएगी, ऐसे भारतीय मुद्रा कमजोर हो जाएगी। जिसके कारण यह कि हाल ही में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हुई, इससे भारतीय मुद्रा है वो कमजोर हो गई। तो ध्यान रखना विदेशी मुद्रा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, विदेशी मुद्राएं हमारे लिए महंगी हो जाएंगी। ध्यान रखना, ये जो चीजें बता रहा हूँ ना, यही स्टेट पीसीएस यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन के दौरान आयातकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, निर्यातकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। बचत, ऑब्वियसली जब वस्तु महंगी होगी तो पहले मुझे 1 केजी आलू के 10 रुपये देना पड़ा था, आज 20 रुपये देना पड़ा है, पहले मैं 10 रुपये की सेविंग कर लेता था, आज वो सेविंग नहीं हो पाएगी क्योंकि कीमत ज़्यादा बढ़ेगी, व्यय ज़्यादा बढ़ेगा, सेविंग कम होगी, तो सेविंग कम हो जाएगी। आमदनी का असमान वितरण, कैसे? कि जो व्यापारी है उनकी जो इनकम महंगाई में बढ़ती है क्योंकि उनको लाभ होता है, और जो आम आदमी है, उपभोक्ता है, उनको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, उनकी इनकम कम हो जाती है, इसकी कम होती है इनकी बढ़ती है, इसलिए असमानता बढ़ती है। देख लो कोविड-19 में अडानी हो गया, दुनिया गरीब हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए दूसरा भ्रष्टाचार, जब वस्तुएं महंगी होगी तो लोग धीरे धीरे अपनी जगह जगह से भ्रष्टाचारी करप्शन करना चालू करेंगे क्योंकि उनकी आय कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा इन्फ्लेशन से कैसे बढ़ेगा? राजकोषीय घाटा ऐसे पड़ेगा दो कारण से, एक तो जब वस्तु महंगी होंगी तो सरकार सब्सिडी देगी, तो सरकार का खर्च हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वस्तु महंगी हो जाएगी गरीबों के लिए सरकार को सब्सिडी देनी ही पड़ेगी इसकी वजह। दूसरा, जब ब्याज दर, अगर मान लो सब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरों को महंगा कर देगा, तो सरकार को भी ब्याज दर महंगी मिलेंगी, तो इसलिए सरकार का राजकोषीय घाटा ज़्यादा हो जाएगा। तो एक कारण यह कि सरकार, ये कारण है जो ये इफेक्ट है जो इन्फ्लेशन को प्रभावित करते हैं। एक और चीज, उधार देने वाला
और उधार लेने वाला, इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उधार देने वाला यानी कि कोई उधार दे रहा है, और उधार लेने वाला, तो ध्यान रखना, उधार देने वाला है जिसने मान लें 10 रुपये, अगर आपने 100 रुपये उधार दिए और आपने 10% इंटरेस्ट पे दिए, मान लें 2021 में, और उस टाइम 1 kg आलू की कीमत 10 रुपये थी, ठीक है ना, आपने 100 रुपये दिए और एक्स आदमी को दिए, ये 2 साल बाद आपको चुकाएगा 20 रुपये का ब्याज देकर 120 रुपये में, लेकिन ये 2 साल बाद 2000 आपको 24 में चुकाएगा, उस टाइम आलू की कीमत 30 रुपये करें। तो ध्यान रखना, पहले आपके लिए 100 रुपया मतलब इतनी वैल्यू थी कि आप इसमें 10 kg आलू खरीद सकते थे, जब आपको इंटरेस्ट सहित बाद में मिलेगा उसकी इतनी कमजोर वैल्यू कि आप 5 kg आलू ही खरीद पाएंगे। तो उधार देने वाले को नुकसान होता है, लेने वाले को फायदा होता है, क्योंकि लेने वाले के लिए जिस टाइम, जैसे मान लें कोई ने 5 साल पहले उधार लिया तो 100 रुपये की वैल्यू बहुत थी, आज 100 रुपये की वैल्यू उतनी नहीं। तो इसमें उधार देने वाला प्लस में रहता है, उधार देने वाला माइनस और उधार लेने वाला प्लस में रहता है। यह है बेसिक इसके उपाय, ये बेसिक उसके प्रभाव है जो मुद्रास्फीति के आपसे पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, हर बार। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मौद्रिक नीति, इनको उपाय मैंने बता दिया। मौद्रिक नीति राजकोषीय, आरबीआई क्या क्या उपाय करेगा, आरबीआई सीआरआर को कम करेगा, एसएलआर को कम करेगा, ये बैंकिंग सिस्टम में आपने सब देख रखा है। राजकोषीय नीति में क्या करेगा, सरकार टैक्स है उसको बढ़ा देगी ताकि लोग ज़्यादा वस्तुओं को ना खरीदें, महंगाई ना बढ़े। और प्रशासन नीति में हम कुछ चेंजेस करेंगे ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ताकि वस्तुएं ज़्यादा मार्केट में आए, मध्यस्थों की वजह से जो वस्तुओं की कीमत बढ़े उसको कम किया जा सके, ऐसा काम हम करते हैं। इसके बाद आता है मुद्रास्फीति का मापन, कि हम इसका मापन कैसे करते हैं, ये हमें देखना है। मुद्रास्फीति का मापन, देखो मुद्रास्फीति के मापन के कई तरीके होते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना, अवधि के आधार पर मुद्रास्फीति को मापते हैं। अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर क्या है कि एक होता है वार्षिक औसत मुद्रास्फीति और एक बिंदु दर बिंदु मुद्रास्फीति। वार्षिक में पिछले 52 सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर का औसत देखते हैं, मान लो पिछले एक साल में कितनी मुद्रास्फीति, पहले 10 रुपये था आलू की कीमत, पिछले एक साल में बढ़कर 20 रुपये हुआ, इसमें एवरेज निकाल देखें कितना इन्फ्लेशन हुआ है। बिंदु दर में क्या होता है कि जैसे मान लो 2021 में हमने जून माह के फर्स्ट वीक में इन्फ्लेशन जो थी, कीमत थी उस वस्तु की, और जून माह 2022 में फर्स्ट वीक में उस वस्तु की कितनी कीमत है, इनके आधार पर कंपेयर करके इन्फ्लेशन निकाली जाती है। यानी कि सेम सप्ताह पिछले वीक जून का फर्स्ट वीक में आलू की कीमत 10 रुपये थी, आज 2022 में फर्स्ट वीक में आलू की कीमत 20 रुपये है। तो इनका जो कंपेरिजन है ये इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का बिंदु दर बिंदु तरीका है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद कुछ बेसिक कैलकुलेशन और आती है। एक सुना होगा आपने WPI, होल प्राइस इंडेक्स। होल प्राइस इंडेक्स आप देखते होंगे। होल प्राइस इंडेक्स यानी कि जो होलसेलर होते हैं, जो बल्क में वस्तुएं खरीदते हैं, उनको ऑब्वियसली होल प्राइस होती है। वो जो मान लें बिस्कुट है, तो एक तो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है और एक बेचने वाला है, तो बेचने वाला इससे बल्क में लेके आ जाता है, तो इनकी जो कीमत होगी उसके आधार पर कैलकुलेट की जाती है होल प्राइस इंडेक्स। होल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए आधार वर्ष 2011 बार लेते हैं। ध्यान रखना, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम आधार वर्ष लेते हैं, और आधार वर्ष वह वर्ष होती है जब वस्तुओं की कीमत नॉर्मली कम ही वृद्धि होती है। तो जैसे 2011 बार आधार वर्ष लिया, तो मान लो 2011 बार में आलू की कीमत 10 kg थी, आज 2022 में देखेंगे 30 kg, तो इससे कंपेयर करके हम देखेंगे कितना इन्फ्लेशन हुआ है। तो आधार वर्ष 2011 है इसमें WPI के लिए। आधार वर्ष अभी तक 6 बार इसमें संशोधन किया चुका है WPI में, पिछली बार से, पहले स्वतंत्रता से लेकर कब तक। इसमें 3 समूह की वस्तुएं होती है। पहली समूह की वस्तु प्राइमरी वस्तु है, दूसरी ईंधन और तीसरी ऊर्जा है। क्योंकि ईंधन और ऊर्जा की वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं चेंजेस ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्राइस बढ़ेगी, इनकी प्राइस जल्दी चेंज हो जाएगी। तो इसमें होती है प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन ऊर्जा की वस्तुएं और तीसरी मैन्युफैक्चरिंग वस्तु। इनमें टोटल वस्तु होलसेल में 697 वस्तुओं के आधार पर कैलकुलेट करते हैं, और उत्पादक मूल्य सूचकांक के ज़्यादा ये नज़दीक होती है उत्पादकों के। क्यों? क्योंकि उत्पादकों से हॉल में खरीदते हैं इसलिए। और अगर देखें इसको कैलकुलेट करने में सबसे ज़्यादा विनिर्मित वस्तुएं, इनका वेटेज ज़्यादा होता है। प्राथमिक वस्तुओं का वेटेज उसकी तुलना में ईंधन का वेटेज उससे कम होता है। तो अगर विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा बदलती है तो WPI भी ज़्यादा बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखना। इसके बाद आता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब अलग अलग नाम देते हैं, एक तो कंज्यूमर होती है, इसको अलग अलग नाम देते हैं। एक होता है CPI IW मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि इंडस्ट्रियल वर्करों के लिए जो CPI है, उनकी मजदूरी के आधार पर कैलकुलेट की जाती है। इसका आधार वर्ष 2001 है। इसके बाद CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय,
इनके लिए भी नॉर्मली ये नॉर्मल ध्यान रखना है, इनको किस आधार वर्ष पे कैलकुलेट किया गया, 1984-85 आधार वर्ष थी, बाद में इसको बंद कर दिया है, अब सीपीआई अर्बन जारी की जाती है। सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर इनको बोलते हैं सीपीआई एएल, ये आधार वर्ष 1986-87 है, और सीपीआई रूरल, इसमें रूरल लेबरों के लिए क्या इन्फ्लेशन उसके आधार पर कैलकुलेट की जाती है। ये बेसिकली इनको कैलकुलेशन किया जाता है किसके आधार पर, ये अपने सीपीआई को कैलकुलेशन करने की विधि है, और सीपीआई कैलकुलेशन करने की कुछ विधि और बता है। तो आज आप यहाँ देखे होंगे कि इन्फ्लेशन का असली चीज क्या है। देखो ये डब्ल्यूपीआई हमने बता दिया आपको, 787 वस्तुएं, श्रेणी फर्स्ट में प्राथमिक वस्तुएं, श्रेणी 2 में ईंधन वस्तुएं, और श्रेणी 3 में विनिर्मित वस्तुएं, ठीक है। और इनको ध्यान रखना, प्राथमिक वस्तुओं को मासिक आधार पर लेते हैं और ईंधन वाली वस्तुओं को सप्ताह के आधार पर लेते हैं, क्योंकि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा चेंजेस होती रहती है, ठीक है। अब एक होती है हेडलाइन डब्ल्यूपीआई। हेडलाइन डब्ल्यूपीआई में मतलब है कि सारी वस्तुओं के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें सारी वस्तुओं की कीमत, जिसमें ये प्राथमिक वस्तुएं, द्वितीय वस्तुएं, तृतीय वस्तु सब आई। एक होती है कोर डब्ल्यूपीआई। कोर डब्ल्यूपीआई में से क्या होता है, हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल को घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि फूड और फ्यूल बहुत ज़्यादा अस्थायी होती है, आप देते हैं डेली पेट्रोल डीजल की कीमतें बदलती रहती है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि इन दोनों में से स्थायी ज़्यादा कौन सी है, तो हेडलाइन की बजाय कोर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि इसमें फूड और फ्यूल नहीं आता, जबकि हेडलाइन में फूड और फ्यूल भी आते हैं, और फूड और फ्यूल डेली चेंजेस होते रहते हैं, तो इनकी कीमतें डेली चेंजेस होती रहती है। तो कोर प्राइस, कोर डब्ल्यूपीआई ज़्यादा स्थायी होती है बजाय हेडलाइन डब्ल्यूपीआई की। बाहर के आधार पर मैंने बता दिया। एक होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ध्यान रखना इसमें 6 वस्तुएं होती है, खाद्य वस्तुएं, आवास, ईंधन, कपड़े, तंबाकू और विद्युत। अब ध्यान रखना सबसे वेटेज खाद का होता है, उसके बाद आवास का, उसके बाद ईंधन का ही होता है। हेडलाइन इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी कोर सीपीआई में, कोर सीपीआई हेडलाइन में तो सबको कैलकुलेट करते हैं, और कोर में किसको कैलकुलेट करेंगे, फूड और फ्यूल को हटा देंगे। और जैसे फूड और फ्यूल को हटाएंगे तो आपको पता है कि इनकी कोर एक तरह से स्थायी टाइप में ज्यादा आ जाएगी, उसे बोलते हैं सीपीआई। एक होती है इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी कि भारत के महत्वपूर्ण इंडस्ट्री, जो महत्वपूर्ण उद्योग के क्षेत्र, जो इकोनॉमी का आधार है, उनकी अलग से कैलकुलेशन की जाती है, वो है आईआईपी। इसको 8 कोर इंडस्ट्री है। 8 कोर इंडस्ट्री में देखा होगा आपने, कच्चा तेल, रिफाइनरी, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कोयला। ध्यान रखना दोस्तों, यही पूछे जाते हैं कि 8 कोर इंडस्ट्री में कौन कौन सी आती है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्री में आती है आईआईपी, और आईआईपी को जारी करने के लिए अगर हम बात करें तो इन 8 कोर इंडस्ट्रियों की रैंक को जारी की जाती है। इन्फ्लेशन की मात्रा हमने वैसे बता दी, एक होती है औसत विधि और एक बिंदुवार विधि, वो मैंने पहले बता दी। औसत विधि का मतलब है चालू वर्ष की कीमत है, पिछले वर्ष की कीमत है, और इसमें I2 माइनस I1 बराबर I0, यानी कि I2 का मतलब क्या होता है, चालू वर्ष की सप्ताह, सप्ताह के आधार पर इसमें कैलकुलेट किया जाता है, जैसा कि हमने पहले बताया था। बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि आधार वर्ष को छोड़ करके अन्य वस्तुओं का अगर मूल्य कैलकुलेट करते हैं तो उसे बेस इफेक्ट बोलते हैं। ये दोस्तों एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये इकोनॉमी का सबसे बेस पॉइंट था। अगर ये टॉपिक आप समझ गए, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना समझ गए कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो सरकार की नीति क्या होगी, डिफ्लेशन बढ़ रही है सरकार की नीति क्या होगी, आरबीआई की नीति क्या होगी, राजकोषीय नीति क्या होगी, बजट में क्या क्या प्रोविजन होंगे, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए तो आपको कभी भी इसकी दिक्कत आएगी नहीं, आप इजीली अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थी बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये इकोनॉमी का बेस था, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखें, और ये वीडियो आपके प्री और मेंस के लिए काम आ सकता है। अब हम क्वेश्चन बताते हैं आपको प्री के कैसे। प्री के क्वेश्चन तब तक आप बता सकते हैं कि इन्फ्लेशन ही क्या होती है, इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है, या इन्फ्लेशन के दौरान क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। डिफ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण क्या होते हैं, डिप्रेशन बढ़ने के कारण क्या होते हैं, इन्फ्लेशन को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, डिप्रेशन को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। ये सारी सिचुएशन से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे प्री और मेंस में पूछे जा सकते हैं। मेंस में क्वेश्चन आएगा कि इन्फ्लेशन हाल ही में बढ़ रही है, इससे क्या क्या कारण हो सकते हैं, घरेलू कारण क्या हो सकते हैं, उत्पादक कारण क्या हो सकते हैं, आगत कारण क्या हो सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया यही कारण है, बस इसमें से आपको फैक्ट ढूंढना है और ये कॉन्सेप्ट यही काम करेगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपके इसका पूरा आधार बनेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको अच्छे से समझें, इस वीडियो को देखें। इन्फ्लेशन का ये वीडियो, मुद्रास्फीति और उससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए, इकोनॉमी का आधा बेसिक आप समझ चुके होंगे। ये पूरा इकोनॉमी का जो प्राइम मार्केट सिस्टम है, मार्केटिंग का रूल है, उस पर आधारित है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड अगर बहुत ज़्यादा है तो वस्तुओं की प्राइस बढ़ जाएंगी, सप्लाई अगर ज़्यादा है तो वस्तुओं की प्राइस घट जाएंगी, और इसी से पूरी आपकी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन सारी चीज़ें इसी चलती है। इसलिए आपसे निवेदन, ये एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक पॉइंट को प्रैक्टिकली देखना है। कोई एग्जाम्पल अपने प्रैक्टिकली ढूंढ के रखो,
जैसे मैंने एग्जाम्पल पटाटो पटाटो दे रहा हूँ, आप इसको बिस्कुट से देख सकते हो, आप इसको फूड से देख सकते हो, आप पेट्रोल से देख सकते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन से देख सकते हो, किसी प्रकार का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। आप प्रैक्टिकली देखो, अगर प्रैक्टिकल देखोगे तो आप इसको अच्छे से याद रख पाओ। प्रैक्टिकल देखो, पहले कितने लोग व्हीकल खरीदते थे, कितने लोग आईफोन खरीदते थे, तो उसी आधार पर उनकी कीमतें बढ़ती जा रही है। पहले आप देखना, नहीं आप आजकल शुरू में जो जियो ने इंटरनेट सुविधाएं बहुत सस्ती करी, आज वो बढ़ा दी, क्योंकि हर व्यक्ति उनका यूज करने लग गया, और डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखें। हमारा जो प्री का क्रैश कोर्स रहे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, उसको जरूर देखें, अंत तक देखें। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। घटना चक्र की जो सीरीज है वो उसको जरूर देखें, वो आपका रिवीजन करवाएंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस यूपीएससी के सारे क्वेश्चनों को उसमें सॉल्व करवाया जा रहा है। सीसेट के माध्यम से चीज़ें समझो कि कैसे, क्योंकि सीसेट को कभी भी हल्के में नहीं लेना। प्री के क्रैश कोर्स हमारी इतनी सारी चीज़ें वो आपको चलाई जा रही है, और आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखें और डेली रखें। हम जरूर लाइव आकर के डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर वीडियो आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवाई जाए ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। लाइव में हम जो भी मुद्दा डिस्कशन करना होगा उसके साथ लाइव आएंगे। इसके अलावा हम कॉपी चेक करनी होगी तो भी उसमें लाइव आएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि सैटरडे संडे के दिन हम कॉपी या अदर चीज़ों के लाइव के लिए डिस्कशन रखेंगे, बाकी टाइम आपके लिए करेंगे। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें, और टेस्टों का हम रिवीजन लाइव, टेस्टों का डिस्कशन लाइव करेंगे। ये सैटरडे संडे के दिन हम कोशिश करेंगे लाइव आने की, और थोड़ा ऐसा लाइव आएंगे कि एक टेस्ट को कम से कम एक ही साथ खत्म कर दें, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे ताकि आपके लाइव, इस बार सैटरडे के दिन हम टेस्ट बीजीएन का जो टेस्ट 3 चल रहा था उसको भी लाइव डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कॉपीज भी चेक करें। तो इस सैटरडे संडे अगर हम जितना हमें टाइम मिला हम आपको इंटीमेट कर देंगे, आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। और हम निश्चित रूप से बेफिक्र रहिए, आपका जो भी चीज़ चल रही है कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले उसको काफ़ी हद तक कवर करवाएं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि नई साल आपके लिए बहुत ही सफलतापूर्वक होगी, और आप इसका फायदा उठा करके जब भी 2024 में प्रवेश करोगे तो आपके पास कुछ न कुछ तो जरूर होना चाहिए। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।